हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 11 नवंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है 10 नवंबर के दिन। यहाँ पर इंश्योर किया जाता है सिटीजन को कि वो किस तरह से वेल इन्फॉर्म रहें जो भी डेवलपमेंट हो रही है साइंस के फील्ड में उसके बारे में। तो इस साल जो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम थी साइंस फॉर एंड विद द सोसाइटी इन डीलिंग विद कोविड-19। इस डे को हाईलाइट किया गया जहां पर सोसाइटी में जो साइंस का जो रोल है उसको यहां पर हाईलाइट किया गया है और पब्लिक को यहां पर इंगेज किया गया है डिबेट्स के अंदर, जिसमें कि जो भी इमर्जिंग साइंटिफिक इशू है उसके बारे में उनको यहां पर अवेयर किया गया है। पर्पस क्या था इस दिन का, देखिए इस दिन का पर्पस था कि पब्लिक अवेयरनेस को यहां पर क्रिएट किया जाए कि किस तरह से जो साइंस का रोल है पीसफुल और सस्टेनेबल सोसाइटी को क्रिएट करने में उसको स्ट्रेंथन करना। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी को यहां पर प्रमोट करना कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा रिन्यू करना नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट को कि किस तरह से साइंस का यूज किया जाए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश की गई है जो साइंस के फील्ड में जो भी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, जो भी साइंटिफिक इंडेवर यानी साइंटिफिक प्रयास किए जाते हैं उसमें जो सपोर्ट है उसको उसके लिए यहाँ पर अटेंशन को ड्रॉ करने की बात कही गई। हिस्ट्री जान लेते हैं इस डे की। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट को सेलिब्रेट किया गया था 10 नवंबर 2002 में, जहां पर यूनेस्को जो थी उसके संरक्षण में इस डे को सेलिब्रेट किया गया था। तो जब से 2001 से यूनेस्को ने इस डे को संरक्षण दिया, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ने काफ़ी कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम को यहाँ पर जनरेट किया। इसके अलावा जो फंडिंग होती है साइंस के लिए अराउंड द वर्ल्ड उसको यहाँ पर क्रिएट किया। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटी को ऑफर करता है ताकि यहाँ पर जनरल पब्लिक जो है जो साइंस की जो रेलेवेंस है उनके लाइफ में उसके बारे में उनको अवेयर किया जा सके और इंगेज किया जा सके इस तरह के डिस्कशन के अंदर पब्लिक को। ये इवेंट जो है वो एक पॉजिटिव आउटकम है 1999 के वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस इन बुडापेस्ट का। इसको कंसीडर किया जाता है एज एन अपॉर्चुनिटी ताकि रीअफर्म की जा सके जो कमिटमेंट की गई थी इस डिक्लेरेशन के अंदर, ताकि जो गोल्स हैं उनको अटेन किया जा सके साइंस के फील्ड में और जो यूज है साइंटिफिक नॉलेज का उसको। अगली न्यूज़ है फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग को अंडर रशियन चेयरमैनशिप, ताकि यहाँ पर डिस्कस किया जा सके ब्रिक के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन एजेंडा जो कि 2020 के लिए है। एजेंडा क्या है, देखिए जो एजेंडा है इस मीटिंग का इसमें इंक्लूड किया गया है जो भी डिस्कशन है जो कि आउटकम है G20 सऊदी प्रेसिडेंसी की, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें इंकरेज किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट को। इसके अलावा जो एक्सपेंशन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की मेंबरशिप के लिए उसको। हाईलाइट क्या रही इस मीटिंग की, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि जो G20 है उसने कुछ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव को डिलीवर किया है जिसमें G20 एक्शन प्लान इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 शामिल है। इसके अलावा एडिशनली जो है यहाँ पर G20 डेट सर्विस सस्पेंशन को इनिशिएटिव किया गया है ताकि इंश्योर किया जा सके इमीडिएट सपोर्ट को, ताकि एड्रेस किया जा सके जो भी लिक्विडिटी नीड्स है लो इनकम कंट्री के अंदर उसको यहाँ पर इंश्योर किया जा सके। अभी जो ऑनगोइंग इंटरनेशनल एफर्ट है इसमें जो इशू ऑफ टैक्सेशन है उसके लिए, जो डिजिटल इकोनॉमी में इशू ऑफ टैक्सेशन है उसके लिए सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए इसमें एफर्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो कंसेंसस सॉल्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेयरनेस, इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी ऑफ टैक्स सिस्टम को इंश्योर करने में। यहाँ पर जो ब्रिक के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक की जो मेंबरशिप है उसका एक्सपेंशन किया जाए। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर सपोर्ट किया है
जो एक्सपेंशन की बात होती है मेंबरशिप की, एनडीबी की, उसको सपोर्ट किया है और इम्फेसाइज किया है जो इम्पोर्टेंस है रीजनल बैलेंस का, उसको यहाँ पर इंडिया ने शेयर किया है पर्सपेक्टिव ऑन रशियाज इनिशिएटिव, ताकि जो वहाँ पर डेवलप करने की बात है इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि डेटा रूम को। अब जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स एक एक्रोनेम है जिसको क्वाइन किया गया था 5 मेजर इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज के द्वारा, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। तो यहाँ पर 2009 से ब्रिक नेशन की मीटिंग होती है एनुअली एट अ फॉर्मल समिट के अंदर। ब्रिक्स जो कि जिसकी कंबाइंड एरिया है 3,97,46,222 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन जो है वो 3.21 बिलियन है, या अबाउट 27% वर्ल्ड लैंड सरफेस की है, जो कि 41% है वर्ल्ड पॉपुलेशन की। अब जान लेते हैं G20 के बारे में। G20 जो है वो एक इंटरनेशनल फोरम है जहां पर गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो कि 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन से आते हैं। इसको फाउंड किया गया था 1999 में, जिसकी एम थी जो पॉलिसी पर है उसको डिस्कस करना, जिसमें प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शामिल है। यहाँ पर G20 ने एक्सपैंड किया है इसके एजेंडा को सिंस 2008, और यहाँ पर जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और थिंक टैंक है वो पीरियडिकली कन्फर करते हैं समिट को सिंस 2008। तो यहाँ पर जो मेंबरशिप है G20 की वो कंसिस्ट करती है 19 इंडिविजुअल कंट्री, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। कलेक्टिवली जो है G20 जो है वो 90% इकोनॉमी को होल्ड करती है, यानी कि ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट को होल्ड करती है यहाँ पर। इसके अलावा 80% जो है वो वर्ल्ड ट्रेड और 2/3 जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो G20 की इकोनॉमी में आती है। इसके अलावा जो हाफ वर्ल्ड लैंड एरिया है वो G20 के अंदर आता है। अब जान लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको फॉर्मली एज ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है, ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिक्स स्टेट्स के द्वारा। इस एग्रीमेंट के अनुसार यहाँ पर बैंक जो है वो सपोर्ट करेंगे पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर, अगर उनको लोन या गारंटी, इसके अलावा इक्विटी पार्टिसिपेशन और जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसमें उनको हेल्प करना होगा। यहाँ पर एनडीबी जो है वो कॉर्पोरेट करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ साथ जो अदर्स फाइनेंशियल एंटिटी है, ताकि यहाँ पर उनको यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जा सके जो भी प्रोजेक्ट है जिसको बैंक सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। डेवलपमेंट बैंक की जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई चाइना में है। अगली न्यूज़ है इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल आईटैट के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया ऑफिस कम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑफ कटक बेंच ऑफ इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल को। कटक बेंच ऑफ आईटैट को क्रिएट किया गया था 23 मई 1970 को, जिसके बाद इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट की। जो जुरिस्डिक्शन है कटक बेंच का वो एक्सटेंड करता है पूरी उड़ीसा के अंदर। अब जान लेते हैं इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। आईटैट जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है डायरेक्ट टैक्सेस के फील्ड में, और इसके ऑर्डर को फाइनल माना जाता है जो भी फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स है उनके ऊपर। यहाँ पर प्रेजेंटली इसको हेड किया मिस्टर जस्टिस पीपी भट्ट ने, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं। फॉर्मरली उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ झारखंड और हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में सर्व किया है। आईटैट जो कि फर्स्ट ट्रिब्यूनल थी जिसको क्रिएट किया गया था 25 जनवरी 1941 में, और इसको मदर ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल जिसको स्टार्ट किया गया था 3 बेंचेस के साथ 1941 में दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में, अब ये बढ़ के 63 बेंच हो चुकी है इसकी। इसके अलावा 2 सर्किट बेंचेस भी हैं जो कि स्प्रेड करती है 30 सिटीज़ ऑफ इंडिया के अंदर। आईटैट जो कि अपनी इंस्पिरेशन को ड्रॉ करता है अपनी मोटो के थ्रू। इनका मोटो है निष्पक्ष, सुलभ, सत्वर न्याय, जिसका मतलब होता है इम्पार्शियल, ईजी एंड स्पीडी जस्टिस, यानी कि ये इन तीनों चीज़ों को काफ़ी अहमियत देती है।
आईटैट जो है वो स्टैंड आउट करता है अपनी यूनिकनेस के लिए कि किस तरह से वो जस्टिस को इम्पार्ट करता है जो भी लिटिगेंट्स होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ये काफ़ी इनएक्सपेंसिव है, ईजिली एक्सेसिबल फोरम है जो कि फ्री है टेक्निकलिटीज से। इसके अलावा जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट नॉलेज होती है डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, इसके अलावा जो भी एक्सपीडिशियस जस्टिस है उसके बारे में, वो काफ़ी अच्छी होती है। अब जान लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स इन इंडिया के बारे में। देखिए, इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में बाय द एक्ट ऑफ 1860 के द्वारा, जहाँ पर असेसमेंट किया जाता है पंचायत के द्वारा, और जो पर्सन यहाँ पर अग्रीव्ड होता है वो यहाँ पर अपील कर सकता है जो कलेक्टर होते हैं डिस्ट्रिक्ट के उनको, और उनका ही ऑर्डर यहाँ पर फाइनल माना जाता है। इसके अलावा जो सक्सेसिव एक्ट थे 1868, 69, 70, 72, 86, 1916 और 1917, तो ये एक्ट जो यहाँ पे हैं वो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो भी अपील होती है कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऑर्डर को कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ऑफ डिवीज़न के सामने, बट यहाँ पर कोई भी रेफरेंस अवेलेबल नहीं होता है हाई कोर्ट को इस एक्ट के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट जो कि इसकी अभी मॉडर्न फॉर्म है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ताकि यहाँ पर लेजिस्लेटेड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट को यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। अगली न्यूज़ है मिंक के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए डेनमार्क ने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है 55,000 केसेस ऑफ कोविड-19, जिसमें कि रिकॉर्ड ओवर 200 ह्यूमन केसेस हैं जो कि इन्फेक्टेड हैं सार्स कोविड-2 के वेरिएंट से, जो कि एसोसिएटेड हैं फार्म्ड मिंक्स के द्वारा। यहाँ पर डैनिश पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी ने डिस्कवर किया है कोरोना वायरस के म्यूटेटेड वर्जन को मिंक एनिमल में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो कल करेगी जितने भी यहाँ पर कंट्री में मिंक की पॉपुलेशन है उसको, जो कि यहाँ पर 17 मिलियन बताई जा रही है, तो उनको यहाँ पर एंड करने के लिए ये इस एनिमल को यहाँ पर किल करेगी। एज पर WHO जो 6 कंट्री है जिसमें डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, इटली और US शामिल हैं, वहाँ पर जो फार्म्ड मिंक हैं उसमें सार्स कोविड-2 के लक्षण पाए गए हैं। देखिए यही है मिंक एनिमल जिसमें सार्स कोविड-2 के लक्षण पाए गए हैं। अब जान लेते हैं कि ये स्ट्रेन जो है सार्स कोविड-2 का वो कैसे इमर्ज हुआ। डेनमार्क ने एक्सपीरियंस किया है एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ सार्स कोविड-2 ऑन मिंक फार्म्स। तो ये जो स्ट्रेन है वो ऑलमोस्ट जून 2020 से ही इस तरह के स्प्रेड को देखने को काफ़ी मिला है वहाँ पर, जिसको फॉलो किया वायरस ट्रांसमिशन बिटवीन एनिमल और इसको फिर स्पिल बैक किया ह्यूमन में। तो इस जो मिंक है इसके थ्रू ह्यूमन में इसका ट्रांसमिशन देखने को मिला था, जो कि जून से ही स्टार्ट हो गया था। डेनमार्क जो कि लार्जेस्ट मिंक प्रोड्यूसर है, ऑलमोस्ट यहाँ इसकी पॉपुलेशन 15 to 17 मिलियन बताई जा रही है। तो इसकी जो कंट्री में जो मिंक की पॉपुलेशन है उसकी जो वैल्यू है वो रफली 3 बिलियन क्रोनर्स मानी जाती है। मिंक जो है वो यहाँ पर सिर्फ एज ए रिजर्वायर ऑफ सार्स कोविड-2 ही नहीं सर्व कर रहा है, बट ये ह्यूमंस के अंदर भी इसको स्प्रेड करने में काफ़ी कैपेबल है। अब जान लेते हैं मिंक के बारे में। मिंक जो है वो एक डार्क कलर सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है जो कि जेनरा न्यूविजन और म्यूस्टेला और उसकी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें वाइजल और अदर फेरेट भी शामिल हैं। इसके 2 एक्सटेंट स्पीशीज हैं जिसको रेफर किया जाता है मिंक के तौर पर, अमेरिकन मिंक और यूरोपियन मिंक। यूरोपियन मिंक जो है उसको लिस्ट किया गया है IUCN के लिस्ट में एज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि जो इसकी ऑनगोइंग रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।